आज हम लोग आए हुए हैं जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी से कुछ खास बातचीत करने। सुशील जी, कल आपका एक सोशल मीडिया पेज पे आपका आया था कि जो धनबाद बस स्टैंड जो धनबाद से अब तय हुआ है इसे कतरास ले जाने के बारे में, उस विषय में आपने एक ट्वीट बोलिए या अपना सुझाव दिया था कि ये जो है धनबाद के साथ अन्याय है। तो पहले हम बात करते हैं धनबाद। धनबाद एक ऐसा शहर है जिसका नाम पूरे भारत में लोग जानते हैं। देश की कोयले की राजधानी इसे हम लोग कहते हैं। आपका मुझे लगता है ब्रॉन एंड ब्रॉट अप सब धनबाद में ही हुआ होगा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा सुशील जी कि धनबाद का जो एक छवि है भारत में, देश की कोयले राजधानी की, उस हिसाब से क्या धनबाद में आपको वो सुख सुविधाएं मिलती हैं? आप बचपन से लेकर अब तक का बात करिए। सबसे पहले आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको जोहार। आज अगर धनबाद का परिदृश्य देखा जाए तो पूरे झारखंड में एक अलग पहचान है, या ये कह सकते हैं पूरे देश में, झारखंड में, पूरे देश में लोग झारखंड को नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम जैसे जब कभी मैं दिल्ली मुंबई गया तो लोग झारखंड सुनकर मतलब रिएक्ट नहीं किए, लेकिन जब धनबाद बोला मैंने तो लोग धनबाद को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएसएम है और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। पर जो धनबाद को मिलना चाहिए था आज तक उसका 1% भी नहीं मिला है। आप देख सकते हैं धनबाद में एक बेहतर सरकारी अस्पताल नहीं है। आप देख सकते हैं धनबाद में एयरपोर्ट का तो ख्वाब लगभग यहाँ जो भी लोग सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, एयरपोर्ट का सिर्फ सपना दिखाकर बस चुनाव जीत जाते हैं। फिर जब अगला चुनाव आता है तब वो फिर बोलेंगे मैं एयरपोर्ट लाऊंगा, दिस दैट। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो धनबाद में सुख सुविधाएं नहीं है, बेसिक नीड्स जो है वो भी नहीं है। परिवहन का सबसे, अगर देखा जाए सड़क परिवहन में सबसे बेसिक नीड होता है बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए तो अब जो बस स्टैंड था धनबाद में उसे भी छीनने की तैयारी की जा रही है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल जो बरटाड़ स्थित जो बस स्टैंड है उसको यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर बगमारा विधानसभा के अंतर्गत आता है वो क्षेत्र कतरास, वहां पर ले जाकर इसे फिर से बसाया जा रहा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नीचे पूरा कोयला है, कोयले से नीचे आग लगी हुई है, वहां लगभग 70 से 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सरकार। और सबसे बड़ा इसमें प्रमुख चीज है ये है ना कि यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ से सटा हुआ क्षेत्र सिंदरी के विधायक, यहाँ से सटा हुआ क्षेत्र निरसा के विधायक, जितने आसपास के विधायक हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब मौन है। आखिर किसी एक शक्ति के सामने हमें लगता है जितने विधायक, जितने सांसद, जितने ब्यूरोक्रेट्स सब नतमस्तक हैं। तभी उनका एक आवाज तो निकल सकता था ना। देखिए, सरकार बात नहीं माने, सरकार के सामने आपको अपनी आवाज रखने की तो, अभिव्यक्ति की तो आजादी है। भारतीय संविधान आपको इतनी शक्ति देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास एक ऐसी शक्ति है जिनके सामने सब नतमस्तक हैं और एक छोटा सा आवाज तक नहीं उठा पा रहे। अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने कहा कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ के जो एमपीज रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी शहर का अगर हमको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है तो उसके लिए हमें उचित जगह पे, जैसे पार्लियामेंट में, अपनी मांगों को रखना पड़ेगा। आज हम देखते आ रहे हैं, मुझे लगता है 2009 से आज तक धनबाद में जो भी सांसद रहे वो भाजपा से ही रहे, और 2014 में केंद्र में सरकार भी भाजपा की है आज तक टिल डेट। तो ऐसा दोनों का एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होना चाहिए था। उस हिसाब से धनबाद के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो देवघर कहीं आगे चला गया है। यहां तक कि आज डेट अगर आप मानिएगा तो हम लोग टॉप 3 सिटीज में भी झारखंड में नहीं आएंगे। तो इसलिए आप धनबाद सांसद जो यहां से चुन के जाते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? सबसे पहले जब अगर धनबाद के सांसद को कहा जाए इस विषय में तो सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है ना उठ के कि वो धनबाद के सांसद हैं कि बागमारा विधानसभा के सांसद हैं, जो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आता है। वहां सारी सुख सुविधाओं को वो ले जा रहे हैं। इससे पहले क्रिकेट स्टेडियम का एक बात हुआ था, धनबाद के सांसद गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत बागमारा विधानसभा में स्टेडियम लेके चले गए। बागमारा विधानसभा में
बस स्टैंड लेकर जा रहे हैं। हमें लगता है आने वाले 5 वर्षों में जितना डेवलपमेंट की चीजें, जो बड़ा बड़ा जो फंड्स आ रहा है झारखंड में धनबाद को लेकर, सब धीरे धीरे बागमारा विधानसभा शिफ्ट हो रहा है। और सबसे इसके पीछे प्रमुख कारण यही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनके सामने नतमस्तक है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सब उनके सामने नतमस्तक हैं। अब खुलकर आप बातों को तो रखें, जनता तो कम से कम स्पष्ट हो जाए कि आप किस ओर हैं। धनबाद विधायक मौन है, अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है धनबाद बस स्टैंड को लेकर। जेल केम एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा यह कहती है कि हम ग्रास रूट से काम करते हैं, एकदम जो आखिरी छोर है। देखिए, डेवलपमेंट तब होगा जब आखिरी छोर में वो पहुंचेगा, तो अब पूरे तो पहुंच ही जाता है। तो जेल के धनबाद में क्या कोई आंदोलन की रूपरेखा तय कर रही है धनबाद बस स्टैंड का, जो ये ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम धनबाद टू कतरा? देखिए, फिलहाल हम लोग अपनी बातों को मीडिया प्लेटफॉर्म में रखे हैं अभी तक। इससे पहले हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है। पहले हम लोग ने लैंड सर्वे डिपार्टमेंट से निकाला कि कितना एकड़ जमीन वहां पर है ऑलरेडी, तो उसमें पता चला कि 22 एकड़ जमीन अवेलेबल था। उसके बाद वहां 13 एकड़ जमीन में उसे बनाया जा रहा है। इसके बाद और भी कुछ चीजें जब रिसर्च करने पर पता चला कि आज से 2023 में आपका एक बिल पास हुआ था जिसमें 100 इलेक्ट्रिक बसेस धनबाद को मिलेंगी। अच्छा, सब कुछ मतलब ऑन पेपर रेडी है, पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक है, उनको केवल कोयले से मतलब है, उनको अवैध रूप से कैसा इनकम हो सकता है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ सकती है, लोग उसमें व्यस्त हैं। तो 100 इलेक्ट्रिक बसेस धनबाद में अलॉटमेंट हो चुका है, उसके बाद दौड़ नहीं रही है। और इससे ज्यादा दुख का बात यह है ना कि जिस बस स्टैंड जो अभी स्थित है, जहां पर हम 22 एकड़ की बात कर रहे हैं, उसमें लगभग 6 से 7 एकड़ ऐसा जगह है जहां लोग पेशाब करते हैं, और 4 एकड़ ऐसा है जहां पर 70 पुरानी बसेस वहां पर रखी हुई हैं और जो सड़ रही हैं। और मतलब प्रॉपर्टी में देखा जाए तो लगभग हमें लगता है करोड़ों में होगा। 70 बसेस वहां सड़ रही हैं, जो अगर सड़कों में दौड़ती तो जो छात्र टुंडी से आते हैं धनबाद कॉलेज में पीके रॉय में पढ़ने के लिए, जो छात्र निरसा से आते हैं एसएसएलएनटी में पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा मतलब मोड ऑफ कन्वेंस होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बचेगा, जो वो खर्चा कर रहे हैं आने में। लेबर्स के ऊपर भी लेबर माइग्रेशन में भी काफी हेल्प होगा। जैसे आज मान लीजिए, मैं इस बात को इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी जैसे हम लोग मान लीजिए, हम लोग अगर बेलघरिया टाउनशिप की बात करें, वहां से अगर एक बस को या 2 बस को चलाया जाए, तो वहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रोजगार के लिए आने पे भी उनका काफी पैसा खर्च हो रहा है। जैसा आपने कहा कि आपने एक अच्छा सुझाव दिया है कि ऐसा अगर किया जाए तो बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जिनका कन्वीनियंस का पैसा बहुत हद तक बचेगा। आज हम लोग जिस धनबाद में रह रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं देश की कोयला राजधानी, और यहाँ हमें आज भी लगभग दिन में 8 से 9 घंटा पावर कट झेलना पड़ रहा है। लेकिन धनबाद विधायक इस पे भी मौन है। धनबाद सांसद हमारे पावर कट्स को लेके अभी तक मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में ऐसा कोई बात रखा गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा, जब यहाँ पे जो ग्रास रूट जो होता है प्रॉब्लम, बिजली, पानी, यही सबका समस्या आज तक सुलझ नहीं पाया है। कि आज के डेट में अगर धनबाद में देखा जाए ना, तो बहुत से आईटी हब्स खुल जाते, बहुत सी डेवलपमेंट की चीजें यहाँ आती, बहुत सी फैक्ट्रीज आती, बहुत से बाहर से इन्वेस्टमेंट आते, पर उसके पीछे रीजन यही है ना कि यहाँ जो बेसिक एमिनिटीज है, बिजली, पानी, सड़क, एकदम निम्न स्तर पर है। आप एक हाईवे दिखा देते हैं, उसके तस्वीर खींच के दिखा देते हैं, उसके बाद जो कनेक्टिंग रोड्स है उनकी क्या परिस्थिति है, एक बार आप भी धनबाद में रहते हैं, मैं भी धनबाद में रहता हूँ, क्या स्थिति है आपको भी पता है। तो बेसिक एमिनिटीज पे यहाँ के जो सांसद, यहाँ के विधायक मौन है, मतलब एकदम आंखों को बंद करके वो अपना झोला भरने में लगे हुए हैं। अब एक बात थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर मैं करूंगा, अगर आपको ये मौका मिले कि धनबाद का डेवलपमेंट, मैं सिर्फ बस स्टैंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, डेवलपमेंट रेफर्स टू द होल डेवलपमेंट इन धनबाद, बी इट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बी इट इलेक्ट्रिसिटी कन्वीनियंस, बी इट हेल्थ वाइज, धनबाद शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको अगर कहा जाए कि सुशील मंडल जी आप एक सुझाव दीजिए, मतलब एक प्लान ऑफ एक्शन बताइए, कैसे ये बहुत आसान तरीके से विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स हम लोग इसे कर पाए, उस पर आपकी रूपरेखा क्या होगी? ये सबसे पहले तो यहाँ के जो हेल्थ सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना काफी जरूरी है।
हेल्थ सेक्टर के बाद हम रातों रात यहाँ एयरपोर्ट ला देंगे, इस तरह का जो सपना दिखा रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक, या लेकिन बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं उन पर काम हो नहीं रहा। तो जो बेसिक एम्यूनिटीज है, आज डीएमएफटी फंड का इतना बड़ा घोटाला हमें बोकारो में नजर आया। तो अगर जांच किया जाए ना, तो धनबाद में भी डीएमएफटी फंड का जो इस्तेमाल है कोई अच्छे कामों में नहीं हो रहा है। डीएमएफटी फंड जो है वो माइनिंग क्षेत्र के विकास के लिए होता है जी। तो एक बहुत बड़ा फंड है। अगर उस फंड से हम फ्री कोचिंग्स खोला जाए, जैसे जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी का फ्री कोचिंग्स अगर खोला जाए, उसके बाद उस फंड से अगर हम प्रॉपर स्पोर्ट्स एकेडमीज खोल सकते हैं। लेकिन उस फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? मंदिर बनाने में। उस फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सड़कों को रिपेयर करने में, जबकि वो हमारे सांसद फंड, विधायक फंड से भी हो सकता था। लेकिन डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल गलत डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम सांसद विधायक के ही फंड्स के ऊपर जाएं, तो उनके फंड्स को अगर एजुकेशन में लगाया जाए, सड़कों को रिपेयर करने के अलावा, देखिए बहुत सी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से सड़कों को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन लोग सड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नाली बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, और रिपेयर भी इस तरह से उसको ऐसा बनाते हैं कि साल 1.5 साल में टूट जाए। तो उसके अगर एजुकेशन पे उस फंड्स को लगाया जाए, उसके बाद यहाँ के बेसिक एम्यूनिटीज जब सुधर जाएंगी तो आईटी हब्स, आईटी पार्क्स यहाँ खोले जाएं। सबसे पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करना होगा, तभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे। तो बाहर से इन्वेस्टर्स को लाना तो काफी जरूरी है। और इन सब के अलावा एक ऐसा धनबाद भी है जहां पर विस्थापित लोग रोते हैं। एक ऐसा धनबाद भी है जहां पर लोग 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलता है। एक ऐसा धनबाद है जहां पर लोग बेसिक एजुकेशन जो होता है 5वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ पाते हैं, चाइल्ड लेबर के रूप में चले जाते हैं। तो उन पर भी रोकथाम के लिए एक स्पेशल टीम बनाना पड़ेगा। और देखिए एक दिन में नहीं होगा, 3, 4, 5 साल लगेंगे, लेकिन आपको काम की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यहाँ जो भी अभी फिलहाल जनप्रतिनिधि हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर जीतते हैं, और लोग वोट भी केवल धर्म के नाम पर दे रहे हैं। फिलहाल धनबाद में अगर देखा जाए, कोई हिंदुत्व को बचाने के लिए वोट दे रहा है, तो कोई किसी और धर्म को बचाने के लिए वोट दे रहा है। लेकिन धनबाद के डेवलपमेंट के लिए किसी ने वोट नहीं दिया है। तो यही रीजन है कि धनबाद इज नॉट डेवलपिंग एट प्रेजेंट। अभी आपने जो बात कहा ना, उसमें आपने एक बात को उभार के लाया, वो है विस्थापन। मुझे लगता है कि ये जो झरिया का जो विस्थापन समस्या है, धनबाद का जो विस्थापन समस्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन धनबाद के लिए एक रोजगार का माध्यम बना हुआ है। यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि आए, जेआरडीए कुछ भी करे, ये मीटिंग पे मीटिंग और इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही, वो है शिक्षा के बारे में। आज मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं कि आज जब हम लोग रोड पे निकलते हैं, आप किसी रिक्शे वाले से पूछिएगा कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, वो आपको किसी ना किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही नाम बोलेंगे। उसका कहना है कि हम दिन भर क्या रात भर रिक्शा चला लेंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देंगे ताकि वो उनका जीवन आगे चल के हमारे जैसा ना हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्लॉट है, एक बहुत बड़ा ब्लेमिश है हमारे सरकारी शिक्षा के स्तर पे, कि जहां एक निम्न वर्ग का आदमी जो रोज का डेली ब्रेड नहीं कमा पा रहा है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से कतरा रहा है। तो शिक्षा में जब तक सुधार नहीं आएगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं आएगा। जब तक लोग लिटरेट नहीं होंगे, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। आप लोग जितने भी जेल कैंप से जुड़े हुए हैं, सारे लोग मुझे लगता है कि आइदर दे आर स्टडिंग और दे आर रिसेंट पास आउट। तो शिक्षा के ऊपर आप एक बढ़िया सा प्लान ऑफ एक्शन बताइए जो पूरे झारखंड में हम लोग कारगर ला सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ हम लोग एफिलेंट फैमिलीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग उन परिवारों की बात कर रहे हैं जिनके यहाँ 2 वक्त का रोटी नहीं है, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक इनह्यूमन मेहनत कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है तो फंड्स चाहिए। फंड्स लाएगा कौन? सांसद, विधायक, मंत्री। और सांसद, विधायक, मंत्री ये लोग अपना प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेजेस खोलकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सरकार और जनता दोनों को ये चिन्हित करना पड़ेगा ऐसे कौन जनप्रतिनिधि हैं जो अपना प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस खोल के रखे हैं। क्योंकि वो लोग जब प्राइवेट अपना खोल के रखेंगे तो दे विल नॉट डेवलप द गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, ये एक बेसिक चीज है। इसके बाद जो फंड्स हैं, बेसिकली यू नीड अ फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, कॉलेजेस और एनी एजुकेशन सिस्टम। तो अभी आपका सीएसआर, इतना बड़ा सीएसआर का जो फंड है धनबाद में, बीसीसीएल है, बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है कि उनके सीएसआर को इस्तेमाल किया जाए। तो उनके सीएसआर को इस्तेमाल टुंडी के विधायक अपने स्कूलों को डेवलप करने के लिए करते हैं, एकदम स्पष्ट रूप पर कहेंगे।
मेरे पास प्रमाण है, मैं लिखित रूप पर इसको दे सकता हूँ। तो सीएसआर का डेवलपमेंट, डीएमएफटी का इस्तेमाल करके स्कूलों में पुस्तकालय खोला जाए, जमीन पर लोग बैठते हैं, उस पर बच्चे बैठते हैं, उसको बेसिक अच्छे बैठने की व्यवस्था दी जाए। इसके अलावा उन लैब्स खोला जाए उन पैसों से, तो बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है, जो कि फंड्स की कमी नहीं है धनबाद में। इंटरेक्टिंग यू इन बिटवीन, क्या हम लोग ऐसा कोई सुझाव नहीं ला सकते हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी स्कूल शिक्षा में जुड़े हुए हैं, मतलब मैं सिर्फ स्कूल शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, एक मैंडेटरी बनाया जाए कि दे हैव टू गेट देयर वर्ड्स एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली। जब आप अपने बच्चों को उस स्तर पे पढ़ता हुआ देखेंगे तभी आप उसमें बदलाव लाएंगे। तो ये जो आपने जो कहा मैं स्वीकार करता हूं, पर ये जो आपने जो लाइन का इस्तेमाल किया, आज से 20 वर्ष पहले भी इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता था, आज भी वही किया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जाकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, जो कि होने से रहा, चूंकि दे आर हैविंग अ बेटर सैलरी, उनके पास अच्छा सैलरी है, तो वो नहीं पढ़ाएंगे। वो चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा शिक्षा हम दे पाए। लेकिन अगर हम स्कूली शिक्षा व्यवस्था को, कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनका स्तर प्राइवेट कॉलेज है उनके स्तर के बराबर ले जाएं, जैसे दिल्ली में किया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो अगर उस स्तर पर हम लेकर चले जाएं तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयज हो। आप किसी को प्रेशराइज करके सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं। जो फंड्स अवेलेबल हैं उनका सही रूप से इस्तेमाल किया जाए। अभी फिलहाल कुछ कुछ चीजें जो धनबाद के डीसी जो हैं, कुछ कुछ चीजें अभी फिलहाल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हाँ, एक टीम बनाया है। अभी इम्प्लीमेंट कुछ हुआ नहीं है, एक टीम बनाया है कि स्कूलों में जाकर क्या क्या बेसिक शिक्षा को सुधारने में प्रयास तो कर रहे हैं, जो कि सराहना किया जा सकता है इन चीजों पर। लेकिन वो कितना सफल होते हैं, चूंकि जनप्रतिनिधि जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीजों में। बस एक आखिरी सवाल मेरा, अब धनबाद के साथ ऐसा जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, होते आ रहा है, इस पे आपकी या आपके पार्टी की आगे की रणनीति और रूपरेखा क्या होगी? स्पष्ट तौर पर कहेंगे, जेल कैंप जहां भी शोषण हुआ है, चाहे धनबाद हो चाहे राज्य का कोई भी कोना हो, जेल कैंप हमेशा तैयार है। लोग आज भी छोटी सी छोटी जरूरत के लिए, किसी का डेथ हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को अस्पताल में कोई समस्या आती है, कोई बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या आती है, लोग सबसे पहला आज के डेट में जेल कैंप को ही प्रायोरिटी देते हैं। हमारे पास ही लोग आते हैं और हम अपने जितना हमसे हो पाता है, हम अपने जितना हमारी क्षमता है उस अनुसार हम लोग मदद करते हैं। और इसके अलावा अगर धनबाद के बेटर डेवलपमेंट के लिए देखा जाए तो जेल कैंप 100% देगी। और अभी फिलहाल जो बस स्टैंड का मुद्दा है, इस पर हम लोग एक लाइन ऑफ एक्शन बना के बहुत जल्द, अगर धनबाद फिर से अगर वो वहां से कतरास से धनबाद नहीं आता है, तो हम लोग इस पर चरणबद्ध एक आंदोलन करेंगे और हो सके तो हम लोग धरना पर भी बैठ जाएं। लेकिन धनबाद में ही वो बड़टाड़ का जो बस स्टैंड था वो फिर से यहीं पर रहेगा। ये थे सुशील मंडल, केंद्रीय प्रवक्ता जेल के। इनका कहना स्पष्ट है कि धनबाद विधायक अगर मौन है तो कोई बात नहीं, बस स्टैंड का जो ये ट्रांसफर हो रहा है जेल के आगे की रणनीति तय कर चुका है। और अगर धनबाद बस स्टैंड को धनबाद में नहीं बसाया जाए तो इनकी आगे की रूपरेखा भी तय है और इनका आंदोलन भी बहुत उग्र रहेगा। धन्यवाद।